guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. So आज हम बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे डील करें। मैं और सारे एग्जाम्स की बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर हूं, इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए ही बात करूंगी और वो भी स्टेनोग्राफी एग्जाम के लिए ही बात करूंगी। सो अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें या उसको कैसे कम करें या फिर कितना नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाना चाहिए, यानी कि कितने तुक्के लगाने चाहिए और कितना नेगेटिव कर सकते हैं कि आपके मार्क्स पर नुकसान ना पहुंचे या फिर आपके सिलेक्शन पर नुकसान ना पहुंचे। इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होते होंगे, तो आज मैं उनको सॉल्व करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ तक सेफ हो सकती है, कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप कितने जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप नेगेटिव सोचकर लगा सकते हैं, यानी कि अगर वो क्वेश्चन आपने तुक्का लगाया और वो गलत हो जाता है तो आप कहाँ तक सेफ हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यूज करना है दैट इज कैलकुलेशन। 3 तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक वो लोग जिनको पूरे 200 क्वेश्चंस का जो पेपर हो रहा है 200 मार्क्स के लिए, उसमें सिर्फ 70 या फिर 80 मार्क्स उनके आ रहे हैं या फिर 70 या 80 क्वेश्चंस के आंसर उनको पता है अच्छे से। दूसरे वो लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं 120, 130, 140 तक के, और तीसरे वो लोग हैं जो 170, 180 तक के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इनमें कैलकुलेशन की बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हम उल्टा चलेंगे। अगर मैं बात करूं 170, 180 नंबर अगर आपको पूरे एग्जाम में आ रहे हैं और अगर आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, आप नहीं जाना चाहते हैं नेगेटिव के लिए या फिर आपको ऐसा लगता है कि जितना मैंने कर दिया दैट इज सफिशिएंट, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 170, 180 मार्क्स अगर आपके आने हैं सो दैट इज रियली गुड। बट अगर आपको और भी मार्क्स करने हैं, आपको पता है कि मेरा 170 से 180 नंबर तो सही है, तो अगर सिर्फ 15 नंबर बचते हैं या 15 सिर्फ क्वेश्चन बचते हैं और आपने सारे का तुक्का लगा दिया और अब मान लिया आपकी किस्मत बहुत खराब निकली और जितने भी 15 नंबर का आपने तुक्का लगाया था वो सारे ही आपके गलत हो जाते हैं, तो सारे गलत होने पे आपके टोटल जो मार्क्स कट होंगे दैट इज 3.75। वो भी तब जब बहुत ज्यादा आपकी किस्मत खराब रहेगी और सब कुछ आपका गलत हो जाता है। तो इन 3.75 के माइनस होने से भी आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको 170, 180 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपको उसमें से 3 नंबर 4 नंबर घटा भी दीजिए तो भी आपको अच्छा जो डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। और ये है एकदम एक्सट्रीम जो सिचुएशन है, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने 15 लगाए हैं, 15 तुक्के लगाए और 15 के 15 ही आपके गलत हो जाएंगे, उसमें कुछ तो सही होगा ही। तो मैक्सिमम आपके 2 या 1 नंबर कटेंगे, यानी कि मैक्सिमम आप गलती करोगे तो 2 या 1 नंबर कट जाएंगे, फिर भी आपको 1 नंबर का प्रॉफिट होगा। सो हमेशा इस टाइप का कैलकुलेशन करके आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए जाना है, जहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग नुकसान नहीं करे बल्कि तुक्का जो आपने लगाया है वो आपको फायदा कर सके। नेक्स्ट आते हैं जो लोग क्वेश्चन करते हैं 140 या फिर 150 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे भी आपका कैलकुलेशन बहुत ही सटीक होना चाहिए। मैं तो कहूंगी जो लोग 140 या 150 मार्क्स कर रहे हैं उनको तुक्के के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहुत श्योर हैं या फिर आपके पास 50-50 का चांस है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये लगाऊंगा तो हो सकता है सही हो जाए, तो ही आप जाइए। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे आपने 140 से 150 तक का मार्क्स किया है या 160 तक का मार्क्स किया है तो मे भी उसमें से कुछ गलत हो गया, फिर भी आप कट ऑफ के अंदर या फिर कट ऑफ से कुछ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी तो फिर वो सारे नंबर आपके कट सकते हैं और आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वजह से जो लोग क्वेश्चन पेपर में जैसे 200 में से 140, 150 मार्क्स कर रहे हैं तो उनको नेगेटिव मार्किंग के लिए नहीं जाना चाहिए। और थर्ड आते हैं वो लोग जिन्होंने 70 या 80 नंबर किए हुए हैं या फिर 100 नंबर तक उनको क्वेश्चन का आंसर आ रहा था या फिर उनको लगता है कि मेरा 100 नंबर ही सही आएगा। वो लोग आराम से बहुत सारा क्वेश्चन फिर तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क्स पे आप किसी भी कट ऑफ में नहीं आने वाले हो, सो आपका कोई फायदा नहीं है सिर्फ 100 क्वेश्चन करने का। इसमें आप आराम से रिस्क ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात एसएससी स्टेनोग्राफर की ये है कि इस पेपर में सिर्फ 0.25 मार्क्स का जो नेगेटिव
जो पॉइंट्स है वो सिर्फ 0.25 मार्क्स है। सो दैट इज रियली गुड। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाकर आपके 1 मार्क्स कट होंगे, और वो भी 1 मार्क एक क्वेश्चन में आपको मिल जाता है। सो एक क्वेश्चन करने पे 1 मार्क मिल रहा है, और इधर 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट होगा। सो ये काफी अच्छा रेशियो है। इस रेशियो पे आप आराम से रिस्क तो ले सकते हो। अगर आपने 100 या फिर 110 क्वेश्चन किए हैं तो इसमें आपका कट ऑफ में तो कहीं भी नहीं आएगा। इसलिए जिसमें भी आपको लगे कि लगा देना चाहिए तुक्का, उसमें आप जरूर से जरूर जा सकते हैं। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए, वो आपके लिए कभी भी हानिकारक नहीं होगा। और सेपरेटली मैं बता देती हूँ इंग्लिश के लिए, अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में 100 मार्क्स में से आपको सिर्फ 50-60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इंग्लिश में आपको पक्का से तुक्का मार्किंग के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपने 70-80 मार्क्स स्कोर नहीं किए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जीएस जो होता है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, और आप जो रीजनिंग पार्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा 85 नंबर ला सकते हो, या 45 नंबर जो होता है वो सबसे एवरेज होता है एवरेज स्टूडेंट्स का, तो 45 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में तो कम से कम आपको 70 से 80 नंबर स्कोर करने ही करने हैं। अगर आप उसके इर्द गिर्द नहीं हो तो आप आराम से जो नेगेटिव मार्किंग है या फिर तुक्का आपका जो है उसके लिए आपको जाना चाहिए। आपको इसमें से नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर हो सकता है। सो टेक रिस्क ऑन 50-50। यस, अगर आपको किसी क्वेश्चन में तुक्का मारना है तो एटलीस्ट उसमें आपको 50-50 का चांस होना चाहिए। जैसे आप सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए तुक्का मारिए जिसमें आपको 2 जो ऑप्शन है वो आराम से एलिमिनेट कर सके, और आपको सिर्फ 2 में कंफ्यूजन हो कि या तो ये होगा या तो वो होगा। इसमें आपके पूरे 50-50 चांस हो सकते हैं सही होने के और गलत होने के। सही होने के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत होने के 0.25 मार्क्स ही कट होंगे। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस के लिए जा सकते हैं। अगर आपको तुक्का लगाना भी है तो इस तरह से लगाइए, ना कि अगर आपको बिल्कुल आपने कभी सुना ही नहीं है किसी चीज के बारे में, उसके बारे में आपने तुक्का लगा दिया तो वो जरूर से जरूर आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो हमेशा उस रिस्क के लिए जाइए जहां पे आपको दो ऑप्शन ऐसा हो जिसमें आप कंफ्यूज हो, उसके अलावा कोई तुक्का आपको नहीं लगाना चाहिए। थर्ड जो टिप है वो ये है कि आप कैसे जानोगे कि आपका तुक्के जो है वो काम करते हैं या नहीं। वो सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। आप जब भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट लगाओ तो 1-2 बार आप ट्राई करो, जहां पे आप 50-50 का चांस आ रहा है आपका, उसमें आप ट्राई करो कुछ तुक्के लगाना, और फिर बाद में उस आंसर्स को एनालाइज करते समय आप उसको देखिए कि जो आपने तुक्के लगाए हैं क्या वो सही जा रहे हैं, मतलब सही और गलत का रेशियो क्या है। अगर गलत का रेशियो ज्यादा है तो आपको तुक्के के लिए एग्जाम टाइम में नहीं जाना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनका तुक्का बहुत जल्द काम कर जाता होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका तुक्का बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सो मेरे वाले केस में ऐसा ही है, मेरा तुक्का बिल्कुल काम नहीं करता है। अगर मैंने बिना कुछ सोचे लगा दिया कि ये मुझे फील आ रही है कि ये अच्छा होगा या फिर ये सही होगा क्वेश्चन, तो वो पक्का गलत हो जाता है। तो ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप तुक्के में सही नहीं हो या फिर आप जो तुक्का आप लगाते हो वो अक्सर गलत हो जाता है, तो फिर आपको तुक्के से बचना चाहिए, और आपको जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर 140-150 नंबर आ रहे हैं तो आपको उसी में संतोष करना चाहिए। अब ये तो बात होगी कि आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे मार्क करो कि नेगेटिव अगर मार्किंग जाती भी है तो आपको ज्यादा नुकसान ना कर पाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव मार्किंग चाहते नहीं है, लेकिन कुछ वजहों से नेगेटिव हो जाती है मार्किंग। हमने 150-140 मार्क्स किए हुए हैं और हमने सोचा कि नहीं मैं कोई तुक्का नहीं लगाऊंगा, इसी पे चलेंगे, पर फिर भी आप देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से आ रहे होते हैं उनमें भी आप कुछ ना कुछ गलती कर आते हो। तो वो गलतियां कैसी होती हैं, उन गलतियों से बचने के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बहुत सारी गलतियां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की वजह से होती हैं। आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो और आप कुछ का कुछ पढ़ लेते हो, नर्वसनेस हो सकती है आपकी, या जल्दबाजी हो सकती है क्योंकि टाइमर भी चलता रहता है कंप्यूटर में, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि टाइम खत्म ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी में आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो और समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस वजह से आप गलत मार्क करके आ जाते हो, उसमें सिस्टम में गलत चूज करके आ जाते हो और आपका मार्क जो होता है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाता है। सो इस चीज से आपको बचना है और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एंड जो नेक्स्ट चीज है दैट इज रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि अभी आपको 2 में कंफ्यूजन होता है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ा है पर मुझे इस ऑप्शन में से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या टिक करूं। वो जीएस में भी हो सकता है और फिर इंग्लिश में भी हो सकता है। जैसे जीएस में कोई टॉपिक है हिस्ट्री का, उसको आपने पढ़ा तो था पर अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए और आपको
थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको, अगर आपने कभी भी उसको देखा होगा अपनी आंख से, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जो ऑप्शन है उसको टिक करना है। सो ऐसा कई बार होता है कि हमारे जो मन में जो सबकॉन्शियस माइंड है जो हमारा, वो उस चीज को याद रखता है, लेकिन हमारा माइंड उस समय काम नहीं करता है और हमें एग्जैक्टली चीजें याद नहीं आती हैं। इसलिए आपको बार बार वो चीज पढ़नी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए। तो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं भी वो चीज फीड होगी तो आप एकदम सही तुक्का लगाकर आओगे। ऐसा ही इंग्लिश में भी हो सकता है, जब आप सेंटेंस में से आपको इंप्रूवमेंट करना होता है या फिर एरर फाइंड करना होता है, तो कई बार मल्टीपल टाइम जब आप उसको क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो जाता है कि बीच में कुछ तो अटपटा लग रहा है जिसको आप पकड़ सकते हो। तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मे बी ये वाला आंसर जो मैं लगा रहा हूं वो सही हो। मे बी उसका मतलब रीजन आपको ना पता हो, लेकिन आपका आंसर सही चला जाएगा। तो इस तरह से आप इफेक्टिवली तुक्का लगा सकते हैं। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको तुक्का ना लगाना पड़े। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल भी होगा कि आपको तुक्के के सहारे ना रहना पड़े और आपको आंसर ही आ जाए। तो तुक्का हम तब लगाते हैं जब मैंने कहा कि 50-50 चांसेस होंगे, और 50-50 चांसेस तभी होते हैं जब आप किसी चीज को अच्छे से पढ़े नहीं हुए होते हो, बस आपकी आंख के नीचे से गया होता है और फिर आपको वो चीज याद तो आती है कि यस मैंने ये पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको ठीक से याद नहीं आता। उसकी एक ही वजह है कि आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, और या फिर अच्छे से पढ़ा है तो वो सब्जेक्ट या फिर वो चीज इतनी बोरिंग लग रही थी आपको कि आपके जो माइंड में वो छप नहीं पाया। इसका एक तरीका बहुत अच्छा है कि जब भी आप पढ़ो तो चार्ट बनाकर पढ़ो। और आप अब ये पूछोगे कि कैसे जीएस या फिर कैसे इंग्लिश में हम चार्ट बना सकते हो, तो जीएस में तो आप पक्का से चार्ट बना सकते हो। जैसे कि आप जब भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो और दर्रों का नाम पढ़ रहे हो आप, तो कभी भी बस दर्रे लिखकर आप उसको याद मत करो। आप हमेशा ही जैसे दर्रे आपको पढ़ने, तो हमेशा इंडिया का मैप बनाओ और उसमें जगह जगह पे जहां जहां वो सच में दर्रे या फिर पासेस हैं वहीं पर उनका नाम लिखो। ऐसे बहुत आपको जो फिगर होता है वो बहुत जल्दी याद हो जाता है और आपको पता होता है कि आपने एग्जाम में मान लीजिए पूछा गया तो आपको याद रहता है कि अच्छा शिव किला मैंने यहाँ पे लिखा था तो ये एरिया ये है। सो इस तरह से बहुत याद हो जाता है। और ऑब्वियसली जीएस में आप हर सब्जेक्ट में चार्ट्स बना सकते हो। जैसे ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में आप चार्ट कैसे बनाओगे, जैसे आपने किसी राजा के बारे में पढ़ा, तो जैसे अकबर के बारे में पढ़ा या अशोक के बारे में पढ़ा, तो मान लो ये कॉपी है, इसको ऐसे कर लो और यहाँ पे अशोक लिख दो। ओके, फिर यहाँ पे पूरा चार्ट बनाइए कि यहाँ पे उसका टाइम लिखिए, यहाँ पे उसके काम लिखिए, यहाँ पे उसने जो इमारतें बनाई है, यहाँ पे उसकी लड़ाइयाँ लिखिए। इस तरह से अगर आप चार्ट, कैन यू सी इट, यस, इस तरह से अगर आप चार्ट बनाकर पढ़ोगे तो पक्का से आपको वो चीजें याद रहेंगी। क्योंकि फिगर्स को हम बहुत आसानी से याद कर लेते हैं, हमारा माइंड फिगर्स को बहुत जल्दी पकड़ता है। और जो लेटर्स होते हैं, जो ऐसे सीधी सीधी चीजें लिखी होती हैं, वो काफी माइंड को बोरिंग लगता है, इसलिए वो चीजें याद नहीं रहती है। इसीलिए मैंने आपको बुक लिस्ट वाली वीडियो में बताया था कि हमेशा जब भी आप पढ़ें तो बुक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि हाईलाइट करने से आपको एक तो ये पता चल जाता है कि ये चीज आपको रिवाइज करनी है, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि वो बुक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बन जाती है और आपको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देखना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो आंख है, हमारा जो माइंड है, वो ब्लैक एंड व्हाइट चीज को ज्यादा इफेक्टिव या फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं मानता है। हर किसी को कलर्स पसंद होते हैं। इस वजह से हमेशा ट्राई कीजिए कि जो बुक आपको पढ़नी है उसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसको हाईलाइट कीजिए। वो रिवीजन के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज, अब आप पूछोगे कि इंग्लिश में, अच्छा जीएस में तो हमने बना लिया, चार्ट बना सकते हैं, इंडिया का मैप बना सकते हैं, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, पर इंग्लिश में कैसे चार्ट बनाए, तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में आप चार्ट बना सकते हो कि एक्टिव पैसिव का, नरेशन का, कि जो जो रूल्स होते हैं उसको शॉर्ट में करके आप एक एक चार्ट में बना सकते हो सारे टेंस के लिख के। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अभी आपको इसके पार्ट्स लिखने हैं। तो जैसे हम छोटे थे, दिख रहा है आपको, तो जैसे हम छोटे थे तो हम कैसे डिवाइड करते थे, अगर हमको इसको पार्ट्स में करना है तो हम इस तरह से डिवाइड करते थे, इस तरह से कुछ हम डिवाइड करते थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो स्कूल में हम इसी तरह से करते थे। क्यों? क्योंकि
छोटे बच्चों को इसी तरह से पढ़ाया जाता है ताकि उनको ये चीजें याद हो जाए। तो आपको भी अब ऐसे ही छोटे बच्चों की ही तरह पढ़ना है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लिख देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके इतने पार्ट होते हैं 1 2 3 4, इस वजह से वो काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। आप हमेशा याद रखो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह पढ़िए। हमेशा चार्ट बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हैं। अभी इसको आपको इसका पार्ट्स पढ़ने हैं, अगर मान लीजिए नाउन के पार्ट्स आपको पढ़ने हैं तो एक आप ट्री बना लो, उसमें ऐसे करके आप इसके पार्ट्स लिख सकते हो और ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये सारे तरीके होते हैं याद करने के। हमेशा चार्ट से पढ़िए, हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह पढ़िए। इसीलिए मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। एनसीईआरटीज के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टेनो के लिए एनसीईआरटीज की क्या जरूरत है, तो मैं बता दूं कि सारे एग्जाम के लिए और आपकी पर्सनल यानी पर्सनालिटी के लिए भी एनसीईआरटीज बहुत जरूरी है। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एक बार अपनी लाइफ में एनसीईआरटीज फिर से पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप स्कूल में पढ़ के आए हैं तो भी एक बार आपको पूरी एनसीईआरटीज पढ़ लेनी चाहिए। उससे आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ज्यादा बदलेगा और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील भी होगा। और एग्जाम के नजरिए से कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, लूसेंट समझ में नहीं आता है। लूसेंट नहीं समझ में आएगा अगर आप बेसिक्स नहीं जानते हो तो। वन लाइनर याद करने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप बेसिक जानते हो, उसके पीछे की स्टोरी जानते हो तो आपको आराम से वन लाइनर याद हो जाएंगे। सो ये था आज का वीडियो, और मैं हर वीडियो में आपके लिए सिर्फ वो चीज नहीं लाती हूँ जिस चीज के बारे में वो वीडियो है, बट उससे ज्यादा ही कुछ तो आपको बताकर जाती हूँ। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 70% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट मी सो दैट आई कैन डू मोर फॉर यू। ओके, सो तब तक के लिए नमस्कार।